हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। बिहार से। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आप लोग को मेरा चैनल पर स्वागत है। नेक्स्ट बैंकर आई, देश की सेवा कलम से। जैसा कि आपको पता है कि हम रेशियो प्रोपोर्शनल का सीरीज चल रहे हैं और रेशियो प्रोपोर्शनल सीरीज का आज कवर करने वाले हैं पार्ट 7, जिसमें एक अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके मेंस तक एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसलिए इसको ध्यान से करना है, पूरा के पूरा देखना है, ठीक है। अगर इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 7 को देखने के बाद आप लोग देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो, जो कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारे पार्ट में हैं, जिसमें एकदम शुरू से चला गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको बता दें कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए थे। वो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 37 तक हम करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 वैसे क्वेश्चन आपको दिए गए थे और इसको होमवर्क में बनाना था, ठीक है। जिन लोगों से नहीं बना है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम फिर से सॉल्व करवाएंगे, और जिससे बना है वो अच्छी वाली बात है, ठीक है। बोले थे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, तो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तक चले थे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है, क्या कहता है, कहता है कि इनकम ऑफ ABC का जो है वो इनकम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इस रेशियो में दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इस रेशियो में। इफ़ यदि ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग। सेविंग का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा। ABC का आय का अनुपात दिया हुआ है, तो ABC का आय का अनुपात है तो ABC का आय का अनुपात, इनकम का अनुपात कितना है, तो 7, 9, 12, ठीक है। ये इनकम का अनुपात है। और इसका खर्च का अनुपात मतलब कि एक्सपेंडिचर का भी अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8, 9, 15 यही दिया हुआ है ना। चलिए तो कहता है कि यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 हो, तो ABC के बचतों का अनुपात बताइए। तो जितना भी दिया था हमारे पास सब रेशियो में था, रियल वैल्यू था नहीं। और आगे जो बोला कि ए की बचत 1/4 हो, तो इसमें हमारे पास करने के लिए सिर्फ मात्र एक ही जरिया है, ए। उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी का 1/4 वाले पर ये जूम करके, ठीक है। तो ए के लिए आप क्या कीजिएगा, 4A के लिए 4A से हम कैसे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 4, तब हम क्या करेंगे कि ए का इनकम मान लेंगे और ए का एक्सपेंडिचर है ना, और ए का सेविंग। ऐसा हम, ए कमाता होगा, ये खर्चा होगा, ये सेविंग करता है। क्वेश्चन कहता है कि उसकी बचत का अनुपात आय का यानी इनकम का 1/4 हो। मतलब कि अगर इनकम 1 मान लेंगे तो 1 का 1/4 कितना होगा, 1/4 होगा, ठीक है। अच्छा, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर सेविंग को घटा दीजिएगा तो एक्सपेंडिचर आएगा, घटा के बोलिए कितना आएगा, 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। इसको फ्रैक्शन को हम सीधा करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना आएगा, वो जो है, अच्छा यहाँ पर आएगा
1/4 1/3 नहीं आएगा, कितना आएगा, अरे रुको इरेजर कहाँ गया, यहाँ पर आएगा 1 में से तो 4 3/4, तो ये जो है इनकम इसका आ जाएगा 4:3:1। इस तरीक़ा से रेशियो में इसका इनकम एक्सपेंडिचर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी का ए का इनकम से ही सबको कंपेयर कर देंगे और ए का एक्सपेंडिचर से ही सबको कंपेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ए का इनकम से आप कंपेयर कीजिएगा तो लिखिएगा A B C, ठीक है। तो ए का इनकम को हम बना दीजिए, यहाँ पर 7 है, ठीक है, तो इसको आप बना दीजिए 4, ठीक है। क्या बना देंगे 4, तो ए का इनकम हम जब 4 बना दिए, ठीक है। अब बी का इनकम क्या हो जाएगा, तो ये तो 9 था, है ना, तो 9th में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये वाला 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी का। उसी तरह से सी का, तो 12 में 4/7 का 4/7 से क्या करेंगे, 4/12 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये वाला 7 से। अरे देखिए, इसको क्या बनाना था, इसको उसके कहा मान के चलिए 4 बनाना था, तो पहले के कहा है 7th में 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4th बन जाएगा ना, ठीक है। तो उसी तरह से 4/7 में सबसे मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, समझ में आ गया। और उसी तरह से एक्सपेंडिचर को बना दीजिए, एक्सपेंडिचर को बना दीजिए कितना, 3। तो उसी तरह से 3 बनाइएगा, तो 3/8 से सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसमें 3/8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 3 बनेगा, और इसमें करेंगे तो 9 × 3/8 अनुपात में 15 × 3/8, ठीक है। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाइएगा तो वो सेविंग आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। चलिए, अब इसका कैलकुलेशन करना होगा, तो इसके लिए आप लिखिएगा कितना होगा, 9 चौक 36 होगा ना। तो 36/7 माइनस में 27/8, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 99/56, ठीक है। तो इसका आएगा 99/56, ठीक है। और इसको कीजिएगा तो 12 चौक 48/7, 48/7 कीजिएगा, माइनस में 45/8 कीजिएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा 69 कितना आएगा, 56 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा घटाने के बाद 69/56, ठीक है। और इसको सीधा कर दीजिए, वही हमारे पास आंसर आएगा। सीधा करने जानते हैं ना, क्या होगा, 56 और 99 और 69, इस अनुपात में क्या होगा, इसको सीधा करने के बाद यही ना आएगा, ठीक है। इसको सीधा करने के बाद यही आएगा, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि 3 व्यक्ति PQR का सम्मिलित वेतन जो है वो है 14400 रुपीज़ है, ठीक है। और इसका जो है अपने वेतन को 75% व्यय करता है। व्यय का मतलब खर्च करता है, ये परसेंटेज में इसको व्यय दिया हुआ है, उसकी बचत का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो पूछता है उनका वेतन क्या होगा क्रमशः। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि ABC का सम्मिलित वेतन हमारे पास है, A, B और C का जो है वो सम्मिलित वेतन है वो है
4400। ठीक है, ये भी सी का सम्मिलित वेतन A+B+C का। ठीक है ना। चलिए, तो इसका सेविंग का रेशियो दिया है, तो ए का सेविंग लिखेंगे, तो लिखिएगा ये सेविंग दिया है ना, तो पी क्यू का सेविंग दिया है, तो पी क्यू का सेविंग के लिए आप लिखिएगा PQR। इस सब का सेविंग दिया है, लिख दीजिए 8, 9 और 20 इस रेशियो में दिया हुआ है सेविंग, तो लिख दीजिए। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, व्यय दिया है, व्यय दिया है जो कि परसेंटेज में है। तो बताइए, व्यय परसेंटेज में है तो सेविंग हमारे पास रेशियो में है, तो ऐसा करते हैं कि हम परसेंटेज में सेविंग कर लेते हैं। ठीक है, तो परसेंट में सेविंग को लिखिएगा, तो यहाँ 80 है तो 20% सेविंग होगा इसका, और इसका कितना होगा 75 है तो 15% होगा सेविंग। 100 में से घटाएंगे 75 तो 15 होगा ना जी, और इसका कितना है 25% होगा। ये सब परसेंटेज में है, किस में है, परसेंटेज में है। परसेंटेज सेविंग है तो परसेंटेज में ही लिखें। ठीक है, और क्या कहा है तब ज़रा देखिएगा, तो इसको इससे बात कीजिएगा। इसमें अगर मान के चलिए कि ये तो रेशियो में सेविंग है ना, तो कहता है कि परसेंटेज में 20 का सेविंग। ठीक है, परसेंटेज में कितना का सेविंग 20 का, तो रेशियो में कितना का सेविंग है 8x का है, x डाल दीजिएगा। ठीक है, रेशियो कुछ होगा वैसा होगा। तो अगर पूरा पैसा बता लेता है तो 100% होगा, तो वो हो जाएगा 8x बटा में 20 इंटू में 100। ये जो आया 100% वो पूरा बचा लेगा, मतलब कि इस सब का इनकम ही है। ये क्या है हमारे पास, P का इनकम है। ठीक है, तो ये P का इनकम ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो PQR का इनकम है, तो सबका इसी तरीक़ा से लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिए, है ना। तो P का इनकम हो जाएगा 8x गुना में 100 अब बट्टा में कितना होगा 20, और इसका हो जाएगा 9x। ठीक है, अगर इसी तरीक़ा से सब का कीजिएगा तो 9x गुना में 100 अब बट्टा में 15, और R के लिए हो जाएगा 20x इंटू में 100 अब बट्टा में 25। सबको काट दीजिए, नहीं तो हो जाएगा 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। अब इसको 100 से 100 भी तो ख़त्म हो जाएगा जी, x से x भी तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये 4 से 2 मरते में ये 8 ख़त्म हो जाएगा, और 3 मरते में 9 ख़त्म हो जाएगा, ये कितना 4 मरते में ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 2, 3 और 4 में आएगा कि नहीं। तब देखिए, अब यहाँ से हमारे पास इनकम सब का निकल गया रेशियो में, तो हम रियल इनकम से इसका कंपेयर कर लेंगे, जो कि बोलता था कि कितना है इतना है। तो बताइए, तो यहाँ पर टोटल जो है इसका कितना होगा रेशियो जी, 4 3 7 2 9 ना, 9 बराबर में 1440 रुपीज़ ना। तो 1 बराबर में कितना, तो 1 बराबर में 16 44 से होता है, यानी 16 पर डबल 0 होगा, और सबको गुना कर दीजिए 16 से, तो 16 दूना 3200 रुपया इसका हो जाएगा, 16 4800 इसका हो जाएगा, और 16 चौका 6400 इसका हो जाएगा। यही सब इस सब का आंसर आएगा कि नहीं, यही ना होगा इस सब का आंसर जी। तो यही सब क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 39 समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40 नंबर कहता है कि
किसी हीरे का मूल्य, ठीक है, उसका भाग का वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है इसका मतलब, ठीक है, क्या है, प्रोपोर्शनल है। एक हीरा 4 टुकड़े में इस प्रकार टूटा कि उसके भारों का अनुपात ये रहा। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य इतना रुपया का हानि हुआ तो बताइए कि बिना टूटे हीरे का मूल्य कितना था। ठीक है, ये बनाना है। सबसे पहला बार दिया है कि उसका जो प्राइस है उसका वेट का वर्ग, इसका जो प्राइस है वो वेट का वर्ग का है, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि हमारे पास जो है वो वेट जो है वो इस अनुपात में हो जाता है, कब, जब हीरा टूट जाता है तब। लेकिन अगर नहीं टूटा होगा तब इसका वेट क्या होगा, तब जो इसका वेट होगा अगर रेशियो में बात करिएगा तो देखिए 3 3 6 4 10 यानी कि 10 होगा। ठीक है, क्या होगा इसका वेट 10 होगा। ये टूट जाने के बाद ना ऐसे हो गया जी, कितना 1 2 3 4, ये कब हुआ, जब टूटा तब हुआ, और नहीं टूटा होगा तो इसी रेशियो में होगा ना, बोलिए। तो ये तो हो गया वेट के बाद। अब इसका बात करते हैं प्राइस के बाद। तो प्राइस जो है वो क्या होगा, तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर, वेट का डायरेक्टली स्क्वायर में है, तो रेशियो में प्राइस जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, तो 100 रहा होगा ना, 10 का स्क्वायर कीजिए तो 100। ठीक है, ये प्राइस 100 रहा होगा। जब हीरा टूट गया तब का प्राइस क्या होगा, तब का प्राइस होगा 1, ठीक है, 4 9 16। ये कब का अनुपात है, जब हीरा टूट गया, बिखर गया। ठीक है, टूट गया है तब का प्राइस है। तो हमसे पूछ रहा था कि हीरे का मूल्य पर इतना का हानि हुआ। तो देखिए यहाँ पर 16 9 25 5 30 अनुपात में इसका पैसा मिला। ठीक है, यानी 100 में था तो 30 पैसा मिला, 100 का सामान था 30 रुपया मिला। तो रियल वैल्यू हमारे पास हानि का ना दिया हुआ है, तो 100 था 30 गया, तो हानि कितना का हुआ बताइए। तो 70 रेशियो का हुआ कि नहीं हानि हुआ, तो 70 रेशियो बराबर में कितना होगा 1 4 0 0 0 0, 4 शून्य है ना, 2 2 4 4 शून्य है। तो कहता है कि बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य क्या था, तब बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य, तो नहीं टूटा था तो कितना था 100 ना था, 100 माने हुआ था, तो 100% बराबर में बोलिएगा। तो बोलिए 1 4 पर 00 00 होगा, अब बट्टा में 70 होगा, और गुणा में कीजिएगा 100। चलिए अब इसमें से ये 7 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 पर 5 शून्य, 2 पर 5 शून्य का मतलब कितना 2 लाख रुपये, जिसका आंसर होगा। मतलब कि नहीं टूटा था तो हीरा का मूल्य कितना था 2 लाख रुपये था, यही ना पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि पुरुष स्त्री और बच्चे का काम करने के लिए इस अनुपात में लगाया गया। ठीक है, मतलब कि मेल फीमेल जिसको वुमेन बोलते हैं और चिल्ड्रेन,
को किस अनुपात में लगाया गया है? तो 1:2:3 अनुपात में लगाया गया, ठीक है। उनकी मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है, उनका वेजेज कितना दिया हुआ है जी? 6:3:2 ये वेजेज दिया हुआ है। जब 50 पुरुष लगाए गए तो कुल दैनिक मजदूरी जो है वो 4500 रुपया बनी। एक आदमी, एक स्त्री तथा एक बच्चे का साप्ताहिक मजदूरी क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए, तो इस संख्या में नंबर में और ये वेजेज है, तो कहता है 50 पुरुष लगाया गया, तानी कि ये एक ना रह के ये 50 इसको बना दीजिए, ठीक है। रेशियो मेल को 50 बनाइएगा, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? होगा ना जी 100। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150। तो टोटल वेजेज निकालिए, टोटल वेजेज यानी कि टोटल मजदूरी कितना होता है। तो 50 का वेजेज हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टोटल मजदूरी दिया हुआ है, तो उसी से हम कंपेयर करेंगे, तो हो जाएगा 300। फिर इसका हो जाएगा 300, 100 गुना 3, 150 गुना 2, फिर 300, है कि नहीं? चलिए, ये समझ में आ गया। तो हमारे पास जो टोटल दिया हुआ था, टोटल वेजेज, वो दिया हुआ था 4500, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो में टोटल वेजेज कितना है? तो 300 300 300 है, 0 0 कट जाएगा, तो रेशियो में 3 बराबर में 4500 होगा कि नहीं? तो 1 बराबर में कितना होगा? 1 बराबर में होगा 1500। मतलब कि मेल को मिला 1500 रुपया, ठीक है, 1500। ये रियल से, ये तो रेशियो का है हमारे पास, 300 तो हमारे पास रेशियो का है ना, तो इसको रियल में मिला इसको 1500, और इसको भी मिला कितना? 1500, और इसको भी मिला कितना? 1500, है ना। चलिए, तो ये सब मेल का है ना जी 1500। आए तो पूछ आपसे क्या रहा था? एक स्त्री एक आदमी का एक एक का पूछ रहा था, ये तो सब का है 1500। तो आपके आंसर के लिए आप क्या कीजिएगा कि तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, एक मेल प्लस में एक वुमेन प्लस में एक चिल्ड्रेन, तो इतना बराबर में क्या हो जाएगा? तो इतना बराबर में हो जाएगा 1500 बटा में 50। 50 नंबर से आदमी था, उसको भाग दे दीजिए तो एक आदमी का निकल जाएगा। अब इसमें देखिए, 1500 पर्सन कितना था? 100 आदमी था, 100 से भाग, इसमें 1500 पर्सन कितना था? 150, तो 150 से भाग। चलिए, भाग दे दिए, तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 30 होगा। ये कितना होगा? तो क्या कहा है? 100 है ना ये, तो 0 से 0 खत्म होगा, यानी 15 होगा। ये कितना होगा? 10 होगा। 150 डिवाइड कीजिएगा 15 से 10 आएगा, यानी 30 और 15 कितना? 45 और 10, यानी कि हो जाएगा 55। ये जो 55 जो आया है वो एक दिन का आया है, एक दिन का मजदूरी आया है 55 रुपया। लेकिन आपसे पूछा था साप्ताहिक मजदूरी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा कितना? 5 8 3 385 रुपया। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा बेहिचक कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, हम उसको अगले पार्ट में
आपका समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, फिर से बता देंगे, टेंशन काहे लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि समान ऊंचाई के दो मोमबत्ती एक ही समय जलाई गई। समान ऊंचाई का मतलब सेम लेंथ का मोमबत्ती एक ही समय जलाई गई। पहली मोमबत्ती 4 घंटे तथा दूसरी मोमबत्ती 3 घंटे। पहला जो जला वो 4, दूसरा 3 घंटे पूरी तरह जल जाती है। मान लीजिए कि मोमबत्ती जो है स्थिर गति से जलती है। इसका जो स्पीड है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। तो बताइए प्रज्वलित होने के बाद कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई और दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई के दुगनी थी। कितने घंटे के बाद ये दुगनी थी पहली वाली की दूसरी वाली। ठीक है, तो समान ऊंचाई का 2 गो मोमबत्ती है। ठीक है, इस तरीका से मोमबत्ती हुआ होगा, जला होगा, समान ऊंचाई का। ठीक है, अच्छा इसमें होगा क्या कि एक हमें ऐसा मान मानना होगा जो कि ये 4 आवर में और ये 3 आवर में पूरी तरह से जल जाती है। इसको जलने में 4 आवर लगता है, इसको 3 आवर में। तो वैसा हम मान मानेंगे कि इसका लेंथ का कि दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वैसा लेंथ डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसका लेंथ हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। ये हम लेट किए हैं, माने हैं। ठीक है, कि मानते हैं कि मोमबत्ती की लंबाई 12 होगा। अब तुम बोलेगा कि 12 जब होगा तो दोनों सब के कहा है टाइमा कैसे अलग लग गया है कि नहीं। तो टाइमा इसलिए लग गया कि कोई मोटा होगा कोई पतला होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी का डिफरेंस टाइम आया है, हाइटवा ना सेम है जी। चलिए तो अब देखिए, तो हमारे पास जो टाइम है, लेंथ तो दोनों का 12 मान लिए हैं, है ना। तो हमारे पास टाइम को हम टी मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए जब टाइम को टी मान लीजिएगा तो 12 लेंथ है। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास पहली मोमबत्ती जो है वो 3 है ना, कि कहा है पहली दूसरी की बात करें तो 12 माइनस में इसको कर देंगे 3। ये वो 3 घंटा में जल रहा है, तो 12 माइनस में 3 और फिर 12 माइनस में 4t। ठीक है, इतना समय में ये होगा। इस स्थिति में क्या होता है कि पहली मोमबत्ती जो है वो दूसरी मोमबत्ती के दुगनी रहेगी। ठीक है, तो पहली मोमबत्ती जो है वो दूसरी के दुगनी रहेगी। पहली मोमबत्ती की ऊंचाई जो है दूसरी को क्या रहेगी, दुगनी रहेगी। ठीक, तो इस तरीक़ा से तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो लिखेंगे 12 माइनस में 3t इक्वल टू 12 दूना 24 माइनस में 4 दूना 8t होगा। ठीक है, तो 8t होगा ना। चलिए तो ये वाला को ऊपर टी भेजिएगा तो हो जाएगा 5t। 5t बराबर में कितना होगा, 12। ठीक है, तो t बराबर में कितना होगा जी, तो 12/5 होगा ना, 12 होगा ना जी। यहाँ कितना होगा, 12/5। इसको कन्वर्ट जब कीजिएगा ना, भागा दीजिएगा, तो 5 दूना 10 होता है, 2 बाकी रहेगा, 5 इतना आवर इसको लग जाएगा जलने में।
और इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा मिनट में तो 2 आवर, और कितना होगा, इसमें 60 से गुना कर देंगे तो बड़े 50-60 न कट जाएगा जी, यानी 24 मिनट। 2 आवर 24 मिनट। ठीक है, इसको बदलने आएगा ना, अरे 2/5 में 60 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 12×5=60, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, आ गया 24, है कि नहीं। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 42 को इस तरीक़े से बनाइएगा। ऐसे थोड़ा इसको शॉर्ट कर दे क्या, देखिए इसको शॉर्ट कर देते हैं। कह रहा था कि कैंडल 1 मान लीजिए और रेशियो में कैंडल 2 मान लीजिए। पहला को जलने में कितना लग रहा था, 4 आवर 3 आवर, तो 4:3 हो जाएगा। 4:3 ये टाइम हो गया इसका, तो स्पीड हो जाएगा, इसका रिवर्स होता है 3-4 होगा, हो ना। तो लेंथ जो होगा हमारे पास, डिस्टेंस और स्पीड गुना टाइम होता है, तो 12 आएगा, है ना। तो 12 माइनस में 3t कर दीजिएगा इसमें। ठीक है, इसमें x लगा, t लगा देंगे, तो 12 माइनस 3t कर सकते हैं, बटा में 12 माइनस 4t। ये कह रहा था दुगना होगा, तो दुगना कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा उसी तरीक़ा से, तो हो जाएगा 12 माइनस में 3t बराबर में 24 माइनस में 8t, तो 5t आएगा बराबर में 12, थोड़ा लिखा आ रहा है गड़बड़, 5t बराबर में 12, तो t बराबर में 12/5, इसको कन्वर्ट कीजिए तो आ जाएगा ना 2 आवर 24 मिनट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 सिखाते हैं। 43 नंबर में कहता है कि द स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इंजन 24 km/h। ठीक है, एक वाष्पचालित इंजन को है कि कहा है स्पीड डिब्बे 24 km/घंटा चाल से चल सकती है। वाष्प इंजन की गति में साथ कमी के साथ लगाए गए डिब्बों को वर्ग मूल के समानुपाती है। कहता है कि इंजन का जो है गति, रेस जिसको बोलते हैं, स्पीड बोलिएगा, ठीक है, तो जो है उसका गति जो है वो क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वर्गमूल का डिब्बा के। ठीक है, इस तरीक़ा से तब बोलता है कि 4 डिब्बे के साथ उसका गति 20 km/h हो जाती है, तो अधिकतम संख्या में कितना इंजन खींचा जा सकता है, ऐसा बात है। चलिए, तो इसको स्पीड जो है वो रेल को सीधा करेंगे, तो स्पीड ऑफ रेल वो जो है हमारे पास वो है 24 है ना, उसमें से कोई k कांस्टेंट और उसका नंबर डिब्बा से घटा देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड है। ठीक है, कमी ला रहा है ना इतना से। चलिए, तब बोलता है कि अगर 20 किलोमीटर हो तो 4 डिब्बा लग जाते हैं, तो 20 किलोमीटर होने का, 20 km/h स्पीड होने का मतलब इधर 20 लिखिएगा, तो इधर 24 लिखिएगा, तो क्या इसमें डिब्बा जो लगेगा वो कितना लगेगा, 4 लगेगा, तो 20 - 24 करिएगा,
तो यहाँ पर आएगा 2k आएगा, 4 का 2 आएगा, तो ये माइनस में है, ये पट्टी कर दीजिए तो पूरा के पूरा कर दीजिएगा तो 2k आएगा, 2k माइनस 24 माइनस 20 आएगा 4 आएगा। तो फाइनली k का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2 आया। ठीक है, इसका मतलब k का वैल्यू जो आ गया है, ये हमारे पास जो इक्वेशन था ये वाला, अब इसी में भर दीजिएगा। कहता अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इंजन खींचा जा सके। हम ऐसा काम करते हैं कि इंजन में इतना डिब्बा लगा देते हैं कि कितना डिब्बा लगेगा कि वो इंजन रुक जाएगा। मतलब कि इसका स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ रेल वो है इस तरीका से इक्वेशन है ना, ठीक है, n है, 2 यहाँ से भर दिए k का मान। तो इसको हम स्पीड को 0 कर देते हैं ताकि इंजन ही रुक जाए। जब इंजन रुक जाएगा तो उसका देखिए क्या फ़ायदा होगा, उस इंजन में से हम एक डिब्बा को निकाल देंगे तो वही हमारे पास नंबर आ जाएगा कि इतना डिब्बा क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा। ठीक है, तो आप लगा दीजिए इसमें, तो क्या होगा, तो इसका स्पीड 0 तो 24 माइनस में 2 और n का संख्या कितना होगा जी, तो n का तो निकालना ही है, कितना नंबर का डिब्बा खींचा जाएगा। जब 4 ही लगाया था तो इसमें पूरा के बात कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 रूट n इक्वल टू में 24, तो रूट n बराबर में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कट के हो जाएगा ना 12, तो n बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर है 44। जब 144 डिब्बा लगाते हैं तब वह इंजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हमसे पूछ रहा था कि इंजन को खींचा जा सके यानी कि चलता रहे, तो इसका जो आंसर होगा वो एक इसमें से क्या होगा, 144 में से एक डिब्बा को निकाल दीजिएगा। ठीक है, यही ना होगा, तब कितना होगा, 144 में से जब एक डिब्बा में निकाल दीजिएगा तो 143 जो आएगा डिब्बा, यही इसका आंसर होगा। इतना डिब्बा लगाइएगा तो रेल खींचा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, बिजी रहिए। ठीक है, धन्यवाद।